तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, छात्रों को शुद्ध उच्चारण योग्य बनाना कौन से उद्देश्य में आता है? फर्स्ट है कौशलात्मक उद्देश्य, दूसरा रुचि उद्देश्य, अभिवृत्ति उद्देश्य या ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब जुड़ जाए तो क्लास में आंसर कीजिएगा प्लीज, ताकि लगे क्लास हो रही हो, और जब आप आंसर करोगे तो अच्छे से क्लास भी हो पाएगी। तो प्लीज सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। तो देखो कि छात्रों को शुद्ध उच्चारण योग्य बनाना कौन से उद्देश्य में आता है? कोई ना कोई चीज किसी ना किसी उद्देश्य से होती है। तो यहाँ पर किस छात्रों को अगर शुद्ध उच्चारण योग्य बनाओगे उससे उनका क्या होगा भाई? कौशल बढ़ेगा। क्या होगा? क्या उद्देश्य है इसमें? कौशलात्मक उद्देश्य हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से मूल्यांकन में शिक्षक विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करता है और उनकी शैक्षिक प्रगति के विषय में उन्हें फीडबैक देता है? फर्स्ट ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है संज्ञानात्मक मूल्यांकन, तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन, या फिर ये सभी। कौन सा मूल्यांकन है जहां पर छात्र क्या करता है? शिक्षक छात्र प्रगति को जानता है, मूल्यांकन करता है, उसके बारे में फीडबैक देता है। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो रहेगा रचनात्मक मूल्यांकन। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रचनात्मक मूल्यांकन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रुत पठन वाचन का उद्देश्य क्या है? जो आप वाचन करते हो, पठन करते हो, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना, दूसरा है आनंद प्राप्त करना, तीसरा है खाली समय का सदुपयोग करना, या फिर ये सभी। बताओ क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? क्या आप पठन करते हो, वाचन करते हो, इसके पीछे का क्या उद्देश्य लगता है आपको? क्या होता है? सीखी हुई भाषा का अभ्यास होता है, ऑफकोर्स होता है, और आनंद भी प्राप्त, मतलब आप कोई चीज पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट आ रहा हो तो आपका आनंद भी प्राप्त होता है आपको, और खाली समय का सदुपयोग भी हो जाता है। ऐसे मतलब हम जो खाली समय निकालते हो तो ऐसे वेस्ट कर देते, पर सदुपयोग करने के लिए है बेस्ट। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी वाला, ये सभी, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन बेटर है। सो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सभी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण विधि वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विषय वस्तु को अपने बालकों के पास प्रस्तुत करता है तथा उसके उद्देश्य पूर्ति में सहयोग करता है। यह कथन जो है किसका है? ये स्टेटमेंट किसने दी थी? आपको ये बताना है। फर्स्ट है विभा शर्मा ने दी थी, क्या सरोज सक्सेना ने दी, मारिया मोंटेसरी ने दी, या गीता पाठक ने दी? किसने दिया है भाई? ये जो लाइन लिखी हुई है आपके सामने वो किसने दी थी? बताइए किसने दी थी? तो किसने दी थी? सरोज सक्सेना ने दी थी, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाने वाला है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी विधि में बालकों को लकड़ी से बने खोखले साँचों के माध्यम से अक्षर ज्ञान कराया जाता है या कराया गया? मतलब कि किस विधि से आप लकड़ी से बने खोखले के साँचों के माध्यम से आप शिक्षण मतलब अक्षरों का ज्ञान करवाओगे? तो बताओ, चित्र विधि, ध्वनि साम्य विधि, मॉन्टेसरी विधि, या फ्रोवेल विधि? किस विधि के माध्यम से? बताइए कौन सी विधि के माध्यम से? यहाँ पर कौन सी विधि हो जाएगी? मॉन्टेसरी विधि। आगे चलते हैं। दो भाषाओं का शिक्षण कराने में कौन सी विधि उपयोगी है? जब आप दो भाषाओं का शिक्षण करवा रहे हो तो कौन सी विधि जो होगी आपके लिए उपयुक्त होगी? भाषा संसर्ग विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, सूत्र विधि, या फिर ये सभी? कौन सी विधि हो जाएगी जो आपके लिए सही रहेगी? बताइए। आवाज आ रही है ना? आवाज चेक कर दे। हाँ जी, आवाज तो आ रही है। आंसर करना है प्लीज यार। क्लास को शेयर भी करो और आंसर भी करो प्लीज। बताइए यहाँ पर कौन सी विधि हो जाएगी? यहाँ पर कौन सी विधि हो जाएगी? तो यहाँ पर जो होने वाली है वो होगी व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सी विधि हो जाएगी? जब आप पढ़ाते हो ना सब्जेक्ट तो कौन सी विधि का उपयोग करते हो? व्याकरण अनुवाद विधि ना। ग्रामर ही तो पढ़ाई जाती है। जब आपको कोई भाषा समझानी है, लैंग्वेज बतानी, तो आप क्या करते हो? व्याकरण अनुवाद विधि, यानी पहले क्या पढ़ाओगे? ग्रामर पढ़ाओगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में असत्य कथन कौन सा है? यहाँ पर जो कथन दिए हुए, स्टेटमेंट दिए हुए, उनमें से आपको बताना है यहाँ पर रॉन्ग क्या है, असत्य कौन सा कथन हो जाएगा? फर्स्ट, इसके द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयां दूर होती है, इससे अन्य छात्रों के समय की भी क्षति होती है,
पिछड़े बालकों को इसके द्वारा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इससे पिछड़े बालक हीन भावना से दूर हो जाते हैं। यहाँ पर कौन सा कथन आपको जो सही नहीं लग रहा, भाई रॉन्ग है, गलत है, नेगेटिव पॉइंट होगा, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपकी दृष्टि में नेगेटिव पॉइंट कौन सा दिख रहा है आपको? इसके द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयां दूर होती है। ओके, ये सही है। उपचारात्मक शिक्षण में क्या किया जाता है, कठिनाइयों को दूर किया जाता है। इससे अन्य छात्रों के समय की क्षति होती है। क्या इससे दूसरे छात्रों के समय में कोई क्षति होगी, यानी कि उनका टाइम ऐसा वेस्ट होगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमें तो रॉन्ग देखना था, तो कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाने वाला है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक के बारे में असत्य कथन कौन सा है? आपको बताना है कि पाठ्य पुस्तक के बारे में जो कथन दिए हुए हैं ना, उनमें से कौन सा जो है वो है असत्य है। पहला है कागज नया होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का नाम बाह्य गुण में आता है। बड़ी कक्षाओं की पाठ्य पुस्तक का आवरण रंग बिरंगे चित्रों से युक्त नहीं होना चाहिए और इनका जल्द ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। बताइए यहाँ पर आपको कौन सा कथन जो है वो असत्य लग रहा है? तो देखो, कागज नया होना चाहिए, ये भी सही है। पाठ्य पुस्तक का नया बाह्य गुण में आता है, ठीक है, ये भी सही है। बड़ी कक्षाओं की पाठ्य पुस्तक का आवरण रंग बिरंगे चित्रों से युक्त नहीं होना चाहिए। छोटी कक्षाओं के लिए हो सकता है कि भी चड़क मतलब की चमक वमक होनी चाहिए, कि आवरण अच्छा हो, सजावट हो, बट बड़ी कक्षाओं के लिए नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। इसका जल्द ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, जल्द ज्यादा मोटा होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा रोंग? डी वाला ऑप्शन रोंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जब आपको होमवर्क दिया जाता है ना, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? आप जब टीचर बनोगे और स्टूडेंट को आप होमवर्क दे रहे हो, तो किस वजह से आप होमवर्क दे रहे हो उनको, ये बताना। उसके पीछे की आपकी क्या वजह है? फर्स्ट है छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, दूसरा है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुनने की योग्यता का विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। यहाँ पर जो आपको बेस्ट लगे ना, वही आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो यहाँ पर बेस्ट क्या हो जाएगा? गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो पढ़ाए गए पाठ को दोहराने की अवसर देना। जब आप पाठ पढ़ा देते तो होमवर्क देते हो, ताकि वो उस चीज को दोहरा सके, रिवीजन कर सके, है ना। रिवीजन के लिए ही तो होमवर्क दिया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि आप बालक को बोझ बढ़ाने के लिए दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? किसी ना किसी उद्देश्य से दे रहे हो। ऐसा थोड़ी है, रूल है तो हमने होमवर्क दिया, इसके पीछे कुछ उद्देश्य होगा। तो उद्देश्य क्या हो गया? पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। अगला क्वेश्चन है, दृश्य सहायक सामग्री का हिस्सा नहीं है, यानी कि दृश्य यानी देखना, उस सामग्री का कौन सा हिस्सा जो है नहीं है? पहला है शैक्षिक भ्रमण। तो भाई जब आप शैक्षिक भ्रमण पे ले जा रहे हो, भाई घुमाने ले जा रहे हो, तो दृश्य तो होंगे, वहां पर कुछ ना कुछ दिखाने के लिए ले जा रहे होंगे। दूसरा है मॉडल। मॉडल किस लिए आते हैं? जब आप उस चीज को नहीं ला सकते तो क्या करते हो? उसका मॉडल लाते हो या नमूना लेके आते हो, तो वो भी दृश्य सामग्री हुई। थर्ड है रेखा चित्र। आप किसी भी चीज का रेखा चित्र बनाते हो, मान लो आपने कोई नक्शा बनाया, तो वो भी देखोगे ना, तो रेखा चित्र भी देखने में आता है। क्या चलचित्र आप दृश्य सामग्री हुई? तो नहीं हुई। चलचित्र एक दृश्य सामग्री नहीं हुई। तो कौन सी सामग्री जो दृश्य सहायक सामग्री का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? चलचित्र हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? प्राथमिक स्तर पर जब आप शिक्षण करवा रहे हो तो क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए? फर्स्ट है छात्र अपने विचार अभिव्यक्त कर सके, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, वर्णमाला को कंठस्थ याद करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। यहाँ पर आपका क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए? क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए? क्या ये उद्देश्य होना चाहिए छात्र अपने विचार अभिव्यक्त कर सके? बिल्कुल होना चाहिए। सेकंड है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो ध्वनि और संकेत चिन्हों का संबंध बनाना ये भी सही है। वर्णमाला को कंठस्थ याद कराना, देखो याद कराना, ये नेगेटिव पॉइंट में कंठस्थ याद करवाना, रटना, ये क्या है? रटना कंठस्थ याद करवाना, समझना महत्वपूर्ण होता है। रटना क्या नेगेटिव पॉइंट में आता है? तो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट क्या हो जाएगा? वर्णमाला को कंठस्थ याद करना। यह आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि आपको स्टूडेंट को ओनली क्या वर्णमाला को कंठस्थ याद कराना, ऐसा नहीं। आपको उसको पहचानना सिखाना है, उसे समझाना है। ये थोड़ी कि कंठस्थ याद करवा दोगे। तो आपका क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए? वर्णमाला को कंठस्थ याद कराना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। जब कहानी पढ़ाई जाती है ना, तो उसमें क्या उद्देश्य नहीं होता है? फर्स्ट है साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना, दूसरा है सूक्ति मुहावरे व शब्द के भंडार को समृद्ध करना, कहानी की रचनाशीलता का विकास,
स्मरण शक्ति का विकास न करना। बताओ क्या जो है कहानी का उद्देश्य नहीं है। जब नहीं का पूछा गया तो आप क्या देखोगे, जो नहीं होगा नेगेटिव पॉइंट देखोगे। तो मेरे को बताओ क्या नहीं होना चाहिए उद्देश्य। तो यहाँ पर देखो क्या नहीं होना चाहिए, स्मरण शक्ति का विकास न करना। ऐसा तो नहीं है ना, स्मरण शक्ति का विकास करने के लिए कहानियां बताई जाती है, बट यहाँ पर जब विकास न करना तो ये नेगेटिव पॉइंट होता है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। व्याकरण शिक्षण की विधि जो नहीं है वो बतानी है आपको। प्रत्यक्ष विधि, रसवादन विधि, सूत्र विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। बताओ कौन सी विधि नहीं है। व्याकरण जब आप पढ़ा रहे हो, ग्रामर पढ़ा रहे हो, तो आप कौन सी विधि का उपयोग नहीं करते हो। तो प्रत्यक्ष विधि प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाते हो, बिल्कुल। रसास्वादन विधि, क्या कोई ग्रामर में रसास्वादन होता है क्या, नहीं होता है ना। तो कौन सी विधि उपयोग नहीं लेते हो आप, रसास्वादन विधि नहीं होती है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। गद्य शिक्षण करवाया जाता है, उसके पीछे का क्या उद्देश्य नहीं होता है हमारा। फर्स्ट, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, शब्द भंडार में वृद्धि न करना, व्याकरण युक्त भाषा का प्रयोग करना, ये सभी। तो क्या उद्देश्य नहीं है, आपका उद्देश्य क्या नहीं है बताइए। तो क्या उद्देश्य नहीं होगा आपका, शब्द भंडार में वृद्धि न करना। जब आप क्या उद्देश्य होता है ना कि हमें शब्द भंडार में वृद्धि होगी। जब आप गद्य पढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ शब्द सीख के जाएगा, भंडार में क्या हो जाएगी, वृद्धि। बट यहाँ पे बोला गया नहीं है, तो यही क्या नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन क्यों किया जाता है, सतत मूल्यांकन के रूप में, सत्र के प्रारंभ में, सत्र के अंत में, या फिर ये सभी। रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, वो कब किया जाता है, क्या है रचनात्मक मूल्यांकन, क्या होता है बताइए क्या होता है। तो ये सतत मूल्यांकन के रूप में किया जाता है। किस लिए किया जाता है, सतत मूल्यांकन के रूप में। ओके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है काठिन्य निवारण किसके पाठ्य योजना में किया जाता है। ठीक है यहाँ पे बताना, ठीक है, किस काठिन्य निवारण किस पाठ्य योजना में किया जाता है, पद्य की, गद्य की, पद्य व गद्य दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना आपको क्या आंसर यहाँ पर जो होगा बेस्ट होगा। तो देखो जब काठिन्य निवारण किस पाठ्य योजना में कराया जाता है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा गद्य। ओके क्या आंसर हो जाएगा, गद्य। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नाटक शिक्षण की कक्षा स्तर पर उपयुक्त विधि है। नाटक जो है ना शिक्षण की कक्षा स्तर पर उपयुक्त विधि है। व्याख्या विधि, जब आप नाटक को पढ़ रहा तो कौन सी विधि होगी, व्याख्या विधि, रंगमंच विधि, कक्षा अभिनय विधि, या फिर ये सभी। जब आपको कोई नाटक शिक्षण करवाना है, पढ़ाना है, तो आप कौन सी विधि का उपयोग करते हो, कौन सी विधि का उपयोग आप मानोगे कि हर चीज सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। प्लीज आंसर कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आंसर कीजिए। जितने भी जुड़े हो वो तो आंसर कीजिए प्लीज। उनसे तो उम्मीद रख सकती हूँ ना मैं कि आंसर की करे आप, ठीक है, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। आप गलत भी करोगे तो सीख के ही जाओगे। नाटक शिक्षण की कक्षा स्तर पर उपयुक्त विधि कौन सी होगी, नाटक शिक्षण करवाना है तो उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी, कक्षा अभिनय विधि। आप क्या दोगे, कोई नाटक है तो उसके अभिनय दे दोगे एक को, और फिर उनसे कराओगे तो क्या कौन सी विधि, कक्षा अभिनय विधि हो जाएगी। ठीक है आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्याकरण की शिक्षा कब प्रारंभ करनी चाहिए। आपको ग्रामर स्टूडेंट को कब पढ़ानी चाहिए, कब व्याकरण आप पढ़ाना स्टार्ट करोगे, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है वर्णमाला का ज्ञान हो जाने पर, क्या स्टूडेंट को जब वर्णमाला का ज्ञान हो जाएगा तब आप ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे। दूसरा लेखन कौशल में पारंगत होने पर, क्या स्टूडेंट को लिखना आ गया तो आप उसको ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे। स्कूल में आते ही, क्या स्कूल में आते ही ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे। या चौथा है भाषा पर अधिकार होने पर, जब आपको भाषा समझ में आने लग जाए तब आप ग्रामर पढ़ाओगे। बताओ जब आप कब पढ़ाओगे स्टूडेंट को व्याकरण, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, भाषा पर अधिकार होने पर। यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम क्या सिखाया जाता है। आपको बताना है, फर्स्ट ऑप्शन है वाक्य, शब्द, स्वर, या फिर ये सभी। बताइए कौन क्या सिखाया जाता है, सर्वप्रथम क्या सिखाया जाता है ध्वन्यात्मक विधि में, वाक्य, शब्द, स्वर, या फिर ये सभी। तो क्या सिखाया जाता है सबसे पहले, तो सबसे पहले किसका नॉलेज करवाया जाता है, स्वर का। किसका, स्वर का।
तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वर इसका आंसर हो जाने वाला, क्या हो जाएगा, स्वर इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मौन वाचन की प्रमुख विशेषता क्या है। मौन वाचन जब आप करते हो तो उसके प्रमुख विशेषता क्या होती है। जोर जोर से पढ़ना, मौन वाचन कर रहे हो तो क्या जोर जोर से पढ़ते हो। मनोरंजन करना, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, शब्दों के लक्ष्यार्थ व व्यंग्यार्थ न जानना। बताइए क्या विशेषता होती है जब आप मौन वाचन करते हो, मन में पढ़ते हो एकाग्रचित होकर, तो उसके पीछे की क्या विशेषता है, उसमें क्या विशेषता है जो आप मौन पाठन करते हो। तो जोर जोर से तो नहीं पढ़ते, बिल्कुल नहीं। मनोरंजन करते हो नहीं, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ते हो। जब आप अकेले पढ़ते हो, मौन पढ़ते हो, तो ज्यादा क्या करते हो, अर्थ ग्रहण। तो आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। आगे, कौन सा कथन यहाँ पर है असत्य। यहाँ पर बताना है रॉन्ग क्या है आपके लिए, कथन बताना है। फर्स्ट है आपके पास, पुस्तक की शुरुआत में विषय सूची होनी चाहिए। पाठ के अंत में प्रश्न वैज्ञानिक रूप से सत्य तथा तकनीकी दृष्टिकोण से शुद्ध होने चाहिए। पुस्तक के अंत में छात्रों को क्रियात्मक कार्यों के लिए सुझाव प्रस्तुत किए जाने चाहिए। पुस्तक कठिन से सरल के सिद्धांत पर पढ़नी चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या असत्य बताना है। ठीक है, यहाँ पर असत्य आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग है। यहाँ पर देखो, पुस्तक की शुरुआत में विषय सूची होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या कौन कौन से चैप्टर है। ओके, पाठ के अंत में प्रश्न भी होने चाहिए और सही सटीक होने चाहिए, ये भी सही है। पुस्तक के अंत में छात्रों को क्रियात्मक कार्यों के लिए भी सुझाव देना चाहिए, पर कठिन से सरल सिद्धांत की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। आप जब पढ़ाना स्टार्ट करते हो तो क्या करते हो, इजी से क्या जाते हो, इजी से टफ क्यों हो जाते हो, ना कि टफ पढ़ा के फिर इजी पढ़ाओगे, नहीं, इजी से टफ क्यों हो जाओगे। यानी कि यहाँ पर रोंग कथन कौन सा जाएगा, कठिन से सरल की ओर, क्योंकि हम किधर से जाते हैं, सरल से कठिन की ओर जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन जो है सत्य है। यहाँ पे बताना है यहाँ पे कौन सा कथन आपके लिए सत्य है। ठीक है, फर्स्ट है, सहायक सामग्री छात्रों की निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। इसके द्वारा तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। छात्रों की सीखने की गति में सुधार लाना, ये सभी। यहाँ पर कथन कौन सा सत्य है, बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो देखो, मेरे हिसाब से सहायक सामग्री छात्रों के लिए निरीक्षण की शक्ति का विकास करता है, सही है। इसके द्वारा तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, ये भी सही है। छात्रों की सीखने की गति में सुधार लाना, ये भी सही है। तो जब तीनों ही कथन सही है तो अपना कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, ये सभी। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा को सीखने के लिए 4 अवयवों को निश्चित क्रम क्या है। जब आप भाषा कोई भी चीज सीखना चाह रहे हो तो उसके जो अवयव होने चाहिए, मतलब कि क्या क्रम होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हमें जो 4 शब्द दिए हो उस पर ध्यान देते। अभ्यास, अभ्यास क्या होता है, प्रैक्टिस करना। ओके, जिज्ञासा यानी किसी के प्रति आपको होता ना भी मेरे को करना उत्सुकता, वही होती है जिज्ञासा। अनुकरण यानी लाइफ में एक्सेप्ट करना, और प्रयत्न यानी कि कोशिश करना, ट्राई करना। तो सबसे पहले आपको कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, ठीक है। तो उस चीज के लिए आपके मन में पहले क्या होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तभी पढ़ना स्टार्ट करोगे। क्या करोगे, जिज्ञासा उत्पन्न करोगे। तो सर्वप्रथम हमारी आई जिज्ञासा, ठीक है। जब जिज्ञासा आ गई तो फिर आप क्या करोगे, उस चीज के लिए प्रयत्न करोगे, कोशिश करोगे। देखो, आपको पढ़ने की क्या ही जिज्ञासा, फिर आपने क्या की, कोशिश की पढ़ने की, क्या किया, प्रयत्न किया। फिर क्या हुआ, फिर उस प्रयत्न को आपने क्या किया, अनुकरण किया अपनी लाइफ में, ठीक है। अनुकरण हुआ, फिर आप क्या करोगे, अनुकरण करने के बाद क्या करोगे, अभ्यास करोगे। क्या करोगे, अभ्यास, ठीक है। तो जिज्ञासा, अनुकरण, तो जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाने वाला है। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, सुलेख में छात्रों को क्या लिखने को कहा जाता है। जब आपको सुलेख लिखाया जाता है या फिर आप जब लिखवाओगे स्टूडेंट को तो क्या लिखाओगे, ये पूछा गया है यहाँ पे। केवल शब्द, केवल वाक्य, केवल वर्ण, या फिर ये सभी, क्या लिखवाओगे। श्रुति लेख का तो हमें पता है कि हम पूरे ये सभी लिखवा देते हैं श्रुति लेख में, बट यहाँ पर पूछा गया है सुलेख। सुलेख में आप क्या लिखवाते हो, तो यहाँ पर क्या लिखवाते हैं, केवल वर्ण। क्या लिखवाए जाते हैं, केवल वर्ण। ओके, आगे, व्याकरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है। यहाँ पे बताना आपको व्याकरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है। जब ग्रामर पढ़ाते तो उसकी मनोवैज्ञानिक विधि क्या है। फर्स्ट सूत्र विधि, निगमन विधि, व्यक्तिरेख विधि, पाठ्य पुस्तक विधि।
बताना कौन सी विधि हो जाएगी यहाँ पर, कौन सी विधि हो जाएगी। तो यहाँ पर जो विधि होने वाली है वो हो जाएगी व्यक्तिरेख विधि। क्या हो जाएगी, व्यक्तिरेख विधि। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन यहाँ पर जो है असत्य है, रॉन्ग है, गलत है, बताइए। तो तुलना प्रणाली कहानी शिक्षण की विधि है, तुलना प्रणाली कहानी शिक्षण की विधि है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। थर्ड है, यह उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। फोर्थ है, इसमें बालकों के ज्ञान व तर्क शक्ति का विकास होता है। यहाँ पर 3 कथन जो होंगे वो सत्य होंगे और एक असत्य होगा। अगर आपको क्या ढूंढना है, जो असत्य है उसी को तो ढूंढना है। बताओ कौन सा असत्य है। तो देखो, तुलना प्रणाली जो है ना उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कविता शिक्षण में। कहाँ किया जाता है, कविता शिक्षण। तो यहाँ पे रॉन्ग क्या हो जाएगा, तुलना प्रणाली कहानी शिक्षण की विधि है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, अगला है भाषा की विशेषता है। भाषा की क्या विशेषता है, कोई भी भाषा है उसकी क्या विशेषता होती है। फर्स्ट, यह अर्जित संपत्ति है। प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। भाषा परिवर्तनशील है। ये सभी कौन कौन से गुण हैं बताइए। तो देखो, भाषा अर्जित संपत्ति होती है, आप किसी से अर्जित करते हो, ये भी सही है। प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है, एक रूपरेखा तो होती है, वो भी सही है। भाषा परिवर्तनशील होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। क्या भाषा जब स्टार्ट हुई थी जैसी भाषा थी अभी तक वैसी चल रही है, नहीं है, वो परिवर्तन आ रहा है उसमें। तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य, तीनों ही विशेषताएं हैं, तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाने वाला, ये सभी। क्या हो जाए, ये सभी। आगे देखते हैं, छात्रों में शब्दों, मुहावरों या उक्तियों को प्रसंगानुकूल समझना व प्रयोग करने की दक्षता कौन से उद्देश्य में आता है। फर्स्ट, कौशलात्मक उद्देश्य, अभिवृत्ति उद्देश्य, रुचि उद्देश्य और ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो देखो कि छात्रों में आप क्या कर रहे हो, शब्दों, मुहावरों, व्यक्ति को प्रसंगानुकूल समझना व प्रयोग करने की दक्षता क्या हो जाएगी। आप कोई चीज को एक्सेप्ट भी करो, लाइफ में उपयोग भी करो, तो ये आपका क्या है, कौशल है। तो ये किस उद्देश्य में आएगा, कौशलात्मक उद्देश्य में। किस उद्देश्य में आ जाएगा, कौशलात्मक उद्देश्य में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। उपचारात्मक शिक्षण जो करवाया जाता है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट, अधिगम में आने वाली कठिनाई का निदान करना, संभावित त्रुटियों के प्रत्यक्ष पक्ष के विकसित होने से पूर्व ही उन्हें दूर करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अवरोधों का पता लगाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, बताइए क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण का। तो हमारा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, जो गलतियां है ना, जो त्रुटियां है उनकी सही पहचान, उनके कारणों की सही पहचान करना। जो त्रुटियां हो रही है उनके कारणों की सही पहचान करना। क्या ये कहीं किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो फिर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन यहाँ पर जो है सत्य है, सही है, राइट है, बताना आपको। पुस्तक का मूल्य उचित होना चाहिए, होना चाहिए। पुस्तक की आवश्यकता सिर्फ छात्र को ही होती है। पुस्तक मनोवैज्ञानिक शैली में नहीं लिखी जाती है। ये सभी यहाँ पे सत्य बताना आपको, क्या सच है। तो यहाँ पर देखो, पुस्तक का मूल्य उचित होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। क्या पुस्तक की आवश्यकता सिर्फ छात्र को है, नहीं यार, शिक्षक को भी तो होती है। तो सिर्फ छात्र को नहीं, पुस्तक के मनोवैज्ञानिक शैली में नहीं लिखी जाती है, तो भाई मनोवैज्ञानिक शैली में ही लिखी जाती है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा यहाँ पर, पुस्तक का मूल्य उचित होना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य, कौन सी जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो श्रव्य दृश्य, जिसे आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। कौन सी है, एपिटाइस्कोप, मैजिक लैंटर्न, कंप्यूटर, प्रतिरूप। बताओ, जिसे आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, क्या है वो, कंप्यूटर। क्या है, कंप्यूटर ही तो है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो रचनात्मक मूल्यांकन की शुरुआत अप्रैल से होती है। सीबीएसई के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन में कागज, पेंसिल, परीक्षा का उपयोग करें। विज्ञान के 4 रचनात्मक मूल्यांकन में कम से कम एक मूल्यांकन प्रयोगों के रूप में हो।
और इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन असत्य लगा आपको यहाँ पर? तो यहाँ पर जो कथन असत्य होने वाला वो रहेगा बी वाला, सीबीएसई के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन में कागज पेंसिल परीक्षा का उपयोग करें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला है छात्रों को गद्य की विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराना कौन से उद्देश्य में आता है? कौन से उद्देश्य में आता है गद्य की विभिन्न शैलियों का ज्ञान करवाना? कौशलात्मक उद्देश्य, रुचि उद्देश्य, अभिवृत्ति उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य। क्यों गद्य के बारे में आपको सब नॉलेज दिया जाता है, उनकी विभिन्न शैलियों के बारे में बताया जाता है, वाई, इसके पीछे की वजह क्या है, किस उद्देश्य से? कौशल बढ़ाने के लिए, रुचि बढ़ाने के लिए, या अभिवृत्ति या ज्ञानात्मक उद्देश्य से? तो किस उद्देश्य से? ज्ञानात्मक उद्देश्य से। किस उद्देश्य से? ज्ञानात्मक उद्देश्य से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, पुस्तक प्राय अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है, यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, याद हो तो। पिछले क्लास में शायद 2 क्लासेस हो चुकी है, फर्स्ट वाली क्लास में हमने क्वेश्चन किया था। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तक प्राय अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है। गुड, कॉर्नबैक, ब्राउन, डेंट, बताओ। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कथन किसका है? कॉर्नबैक का। किसका है? कॉर्नबैक का। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, पठन कौशल का महत्व है। पठन कौशल का क्या महत्व है? विद्यार्थी व्याकरणिक ज्ञान से वृद्धि कर सकता है, विद्यार्थी शब्द भंडार में वृद्धि करता है, विद्यार्थी पुस्तकें पढ़कर ज्ञानार्जन प्राप्त करता है। ये सभी कौन सा पठन कौशल का महत्व क्या है यहाँ पर बताना आपको, क्या क्या महत्व है यहाँ पे? तो देखो, पठन कौशल से आपकी व्याकरणिक ज्ञान में भी वृद्धि होगी, शब्द भंडार में भी वृद्धि, विद्यार्थी पुस्तकें पढ़कर ज्ञानार्जन भी प्राप्त करेगा। तो कौन सा कथन सही हो जाए? ये सभी। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? महत्व में आ जाएंगे। आगे चलते, कौन सा कथन यहाँ पर बताना असत्य है, रॉन्ग है, ये बताना आपको। प्लीज यार, जब आप क्लास में जुड़ो ना, थोड़े से टाइम रुक जाया करो, क्लास को देखा करो, कुछ तो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है आपको, बेस्ट ही करवाते हैं प्लीज। ओके, और कुछ नहीं हो सकते। जो न्यू है इस चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज, आपके सपोर्ट से चैनल आगे बढ़ेगा। ओके, ये देखो क्वेश्चन, कौन सा कथन यहाँ पर है जो असत्य है? अनुकरण वाचन छात्र करता है, पद्य में शब्दार्थ व्याख्या की जाती है, गीत प्रणाली सभी स्तरों के लिए उपयोगी नहीं है, डी ये सभी। बताओ कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? बताओ कौन सा कथन जो है यहाँ पर असत्य हो जाएगा? कौन सा असत्य हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? गीत प्रणाली सभी स्तरों के लिए उपयोगी नहीं है, क्या होती है ना? तो असत्य का कथन कौन सा जाएगा? गीत प्रणाली सभी स्तरों के लिए उपयोगी नहीं है। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक सूत्र नहीं है, यहाँ पर बताना मनोवैज्ञानिक सूत्र कौन सा नहीं है? अनिश्चित से निश्चित की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, सरल से कठिन की ओर। कौन सा यहाँ पर मनोवैज्ञानिक सूत्र नहीं है? तो देखो, आपको पता है ना, 2 पॉइंट ऐसे हैं यहाँ पर जो एक दूसरे पर, मतलब कि या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, मतलब पूर्ण से अंश की ओर हो सकता है या अंश से पूर्ण की ओर। तो मेरे को बताओ यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? अंश से पूर्ण की ओर नहीं होगा। हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण से अंश की ओर बढ़ा जाता है, किधर बढ़ा जाता है? पूर्ण से अंश की ओर। ओके, तो यहाँ पर रोम क्या हो जाएगा? अंश से पूर्ण की ओर। आगे चलते हैं, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? आपको ये बताना है। उपचारात्मक शिक्षण की 2 विधियां हैं। उपचारात्मक शिक्षण में पिछड़े बालकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती है। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण एक नवीन प्रयोग है। इनमें से कोई नहीं। आपको असत्य बताना है यहाँ पे, रोंग कौन सा कथन है यहाँ पर? तो जैसा कि यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है नेगेटिव पॉइंट कहाँ है, तो यहाँ पर है उपचारात्मक शिक्षण में पिछड़े बालकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है? मिलती है ना। तो यहाँ पर रोंग कथन कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है? आपको बताना मूल्यांकन के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट, इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान का पता चलता है। इसके द्वारा अध्यापक, सत्य बताना, ठीक है, इसके द्वारा अध्यापक विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि का पता कर सकता है
और अध्यापक इससे स्वयं द्वारा विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के प्राप्त होने या न होने की जांच कर सकता है। ये सभी मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपका टेस्ट लिया जाता है, एग्जाम लिया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, वाई, क्यों क्यों, या फिर आप भी करोगे तो क्यों करोगे? तो इसके पीछे का कौन सा कथन सत्य होगा? भाई ये तीनों ही कथन सत्य है, तो मैं कौन सा ऑप्शन राइट करोगे? ये सभी। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? जब आपको नाटक का शिक्षण दिया जाता है, मतलब पढ़ाया जाता है नाटक के बारे में, क्यों? समाज की परिस्थितियों की साझेदारी करना, शिष्ट मनोरंजन करना, युग संदेश दर्शकों तक पहुंचाना, ये सभी। आपके सामने कोई नाटक चल रहा है, किस उद्देश्य से चल रहा है? समाज की परिस्थिति की साझेदारी करना, ये भी सही है। शिष्ट मनोरंजन करना, ये भी सही है। युग संदेश दर्शकों तक पहुंचाना, ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदी का शिक्षक छात्रों को हिंदी में सबसे पहले किसकी शिक्षा देता है? क्या पढ़ाता है? मान लो आप हिंदी के टीचर हो और आपके पास एक स्टूडेंट है, तो सबसे पहले आप उसको क्या पढ़ाओगे? गुड आफ्टरनून आलोक मीना जी। यहाँ पर आपको आंसर करनी है और प्लीज क्लास को शेयर कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिएगा प्लीज। यहाँ पर आपको बताना है कि कोई आप अगर हिंदी के टीचर हो, स्टूडेंट को सबसे पहले क्या पढ़ाओगे? कहानी पढ़ाओगे, एकांकी पढ़ाओगे, कविता पढ़ाओगे या व्याकरण पढ़ाओगे? तो जब छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ाते हैं उनको? कहानी या कविता? बताओ क्या पढ़ाते हो? कविताएं पढ़ाते हैं। उनको क्या सिखाते हो? मछली जल की रानी है यही सिखाते हो? सबसे पहले क्या पढ़ाते हो? कविता। क्या पढ़ाते हो? कविताएं पढ़ाते हो। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है क्वेश्चन, गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? लेखन में सृजनात्मक का विकास करना, लेखन में मौलिकता का विकास करना, शब्दों का प्रभावशाली प्रयोग कर सके, ये सभी। गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? जब आप गद्य का शिक्षण करवा रहे हो तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? लेखन में सृजनात्मक विकास करना, ये भी सही है। लेखन में मौलिकता का विकास करना, ये भी सही है। शब्दों का प्रभावशाली प्रयोग कर सके, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आंसर आपको भी करना है, प्लीज प्लीज कीजिए आंसर। डी वाला आलोक ना, बिल्कुल राइट आंसर डी, ये सभी हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, समीक्षा प्रणाली का प्रयोग कौन से स्तर पर किया जाता है? समीक्षा प्रणाली का उपयोग आप किस स्तर पर करते हो? समीक्षा प्रणाली प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च माध्यमिक व कॉलेज स्तर, या फिर ये सभी? कौन से स्तर पर समीक्षा प्रणाली का प्रयोग कौन से स्तर पर किया जाता है? बताओ कौन से स्तर पर किया जाता है? तो कौन से स्तर पर हो जाएगा? बताओ। इसका आंसर हो जाएगा उच्च माध्यमिक व कॉलेज स्तर पर। किस स्तर पर? उच्च माध्यमिक व कॉलेज स्तर पर। ओके, आगे बढ़ेंगे। ग्रेड ए में कितने नंबर आते हैं? आपको अगर ग्रेड ए मिला है तो कितने नंबर होंगे तब आपको ग्रेड ए मिलेगा? फर्स्ट 91 से 100 तक, 81 से 91, 81 से 90, 85 से 95। ए ग्रेड कब मिलता है? कितने मार्क्स होने पर? पढ़ा होगा, ऑफ कोर्स पढ़ा होगा यार, पढ़ा तो होगा। बताओ कितने? ए ग्रेड कब मिलेगा? तो कब मिलेगा? जब आपके मार्क्स जो है ना वो 81 से 90 के बीच में हो, तब आपको कौन सा ग्रेड मिलता है? ए ग्रेड मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का बाह्य गुण कौन सा है? पाठ्य पुस्तक का जो है बाह्य गुण कौन सा है, आपको ये बताना है। तो मुख्य पृष्ठ, विषय सूची, चित्र, अभ्यास। बताओ बाह्य गुण क्या होता है पाठ्य पुस्तक का? तो बाह्य गुण क्या होता है? आपको क्या दिखता है बाहर से? बाहर से क्या दिखता है? मुख्य पृष्ठ। क्या दिखता है? मुख्य पृष्ठ दिखता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख्य पृष्ठ। ओके, मुख्य पृष्ठ यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं।
रेडियो सहायक सामग्री के क्या लाभ है? रेडियो सहायक सामग्री के क्या लाभ होते हैं? शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, एक साथ अधिक से अधिक लोगों को जागृत किया जा सकता है, कम खर्चीली तथा सभी की पहुंच में है, और ये सभी। बताओ आंसर क्या होगा? जो है वही बता दे आंसर। तो किनसे पूछे हम? स्टूडेंट तो आ नहीं रहे ना, किधर जा रहे? पढ़ना नहीं है। यहाँ पर बताइए मेरे को क्या हो जाएगा? रेडियो सहायक सामग्री क्या लाभ पहुंचाती है? भाई ये शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, सही है। एक साथ अधिक से अधिक लोगों को जागृत किया जाता है, ये भी सही है। कम खर्चीली तथा सभी की पहुंच में, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा ना? बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, गुड। आप अच्छा कर रहे हो, आंसर तो कर रहे हो, ठीक है। जुड़े हो, पढ़ रहे हो, बहुत बड़ा महान काम करते हैं जब आप जुड़ते हो, पढ़ाई करते हो। पढ़ाई करना सबसे ज्यादा टफ होता है ना? पढ़ाई करना टफ है या नौकरी पाना? बताओ मेरे को, आपके अकॉर्डिंग क्या टफ है? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, छात्रों को पौराणिक कथाओं, मूल्यों, धार्मिक विश्वासों व मानव जीवन के विविध पक्षों का ज्ञान कराना कौन से उद्देश्य में आता है? कौन से उद्देश्य में आता है? आप पौराणिक कथाएं पढ़ा रहे हो, मूल्यों के बारे में, धार्मिक विश्वासों के बारे में बता रहे हो। कौशलात्मक उद्देश्य, रुचि उद्देश्य, अभिवृत्ति उद्देश्य या ज्ञानात्मक उद्देश्य? किस उद्देश्य के साथ आप पौराणिक कथाएं, मूल्यों, धार्मिक विश्वासों, मानव जीवन की विविध पक्षों को पढ़ाओगे? किस उद्देश्य के साथ? क्या उद्देश्य है? आप स्टूडेंट को क्यों पढ़ा रहे हो? किसी ना किसी उद्देश्य से पढ़ा रहे हो। क्या उद्देश्य होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो उद्देश्य होने वाला है वो हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक उद्देश्य। ओके, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। तो उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? उपलब्धि परीक्षण का यहाँ पर कौन सा उद्देश्य जो है यहाँ पर नहीं है? शिक्षकों को यह शिक्षण कार्य का मूल्यांकन नहीं करता है, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करता है, पाठ्यक्रम के रूप में परिवर्तन करता है, छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। क्यों मूल्यांकन जरूरी होता है? एग्जाम क्यों, किस उद्देश्य से नहीं होता है? मतलब ये बताना है, ठीक है? बताओ। तो शिक्षकों के शिक्षण कार्य का मूल्यांकन भी तो करता है कि शिक्षक ने जितना पढ़ाया है स्टूडेंट को समझ में आया है या नहीं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जब नहीं है, तो जब नेगेटिव पॉइंट पूछा गया तो नेगेटिव वाला ही तो बताना है। और नेगेटिव पॉइंट कौन सा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन ही तो अपना राइट हो जाएगा ना। देसी लोग है, आलोक मीणा, बिल्कुल राइट आंसर। ए वाला, हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? आप जब गद्य शिक्षण करवा रहे हो, उसके पीछे का उद्देश्य कौन सा है आपका? फर्स्ट, शब्दों को प्रभावशाली प्रयोग करना, स्वभाव व उत्सवों का विवेचन तैयार करना, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना, ये सभी गद्य शिक्षण क्यों करवाया जाता है? कौन सा गद्य शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है यहाँ पर? तो देखो, जब आप गद्य पढ़ा रहे हो तो वहां पे शब्दों का प्रभावशाली प्रयोग भी होगा, स्वभाव उत्सव का विवेचन भी तैयार होगा, विराम चिन्हों का भी सही प्रयोग होगा। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, आलोक मीणा, देसी ब्लॉगर, बिल्कुल डी वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और भी जो जुड़े हुए हैं वो भी आंसर करें। गणेश पारगी, डी, ओके राइट आंसर। ठीक है, सही से आंसर करो तो अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है अंदर से, अच्छा लगता है, पढ़ रहा है स्टूडेंट को ही लगता है ऐसा, है ना? फिर ऐसा फील होता है कि ऑफ क्लास जो है ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन वाली फीलिंग आने लग जाती है जब स्टूडेंट भी सपोर्ट करते हैं साथ ही में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहानी शिक्षण की कौन सी विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है? कहानी शिक्षण करवाया जा रहा है तो प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी उपयोगी हो जाएगी? गहन अध्ययन प्रणाली, अधूरी कहानी पूरी करो, चित्र प्रदर्शन विधि, इनमें से कोई नहीं। जब आप प्राथमिक स्तर के स्टूडेंट को कहानी पढ़ा रहे हो तो कौन सी विधि बेस्ट होगी कि आप उससे पढ़ाओगे? तो जी आंसर आने लगे हैं, और भी करो आंसर। आलोक मीना, सी, ओके। आगे और आंसर नहीं आएंगे? नहीं पता आंसर दूसरों को इसका? बताओ तो सही, रोंग बताओ, भले गलत क्यों ना हो, बताओ तो सही। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल चित्र प्रदर्शन विधि हो जाएगा। चित्र प्रदर्शन विधि,
जब आप छोटे बच्चों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हो तो कैसे पढ़ाओगे? चित्र प्रदर्शन, चित्र आपको देखा होगा ना, जब छोटे स्टूडेंट उनके रूम में से चित्र बना बना के उनको समझाया जाता है ना? तो कौन सी विधि? चित्र प्रदर्शन विधि। बिल्कुल राइट आंसर, आलोक मीणा और गणेश पारगी। बिल्कुल, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है, यह कथन किसका है? बताओ कथन किसका है? पता नहीं ये क्यों कथन बोल बोल के चले जाते हैं और हमें याद करने पड़ते हैं। क्यों बोल रहा है भाई, क्यों बोल रहा है आपने? किसने बोला आपको बोलने को? बताओ किसने बोला? हेरोलिकर, डगलस, लेस या हाल पेप्स? बट नाम कितने अजीब है इनके, किसने रखे हैं? हमारे इंडिया में जैसे नाम होते वैसे रखने चाहिए, है ना? बताओ यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है? तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो हो जाएंगे हाल पेसर्ट्स। क्या नाम है ये, क्या नाम है? पता नहीं क्या नाम है ये। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर बताना उपचारात्मक शिक्षण के लिए जो कथन कौन सा सत्य होने वाला है। फर्स्ट है, इसमें अनुचित भाषाई आदतों को दूर किया जाता है, मानक भाषा को विकसित किया जाता है, विद्यार्थी की ज्ञान परक अशुद्धियों को दूर करना, ये सभी। बताओ उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? आंसर आने लगे हैं, और भी करो 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 करो, प्लीज करो आंसर। बहुत सारे आंसर होने चाहिए यहाँ पे, जितने लोग जुड़े हुए वो तो आंसर कीजिए। हाँ जी, डी ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर देखो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी वाला, ये सभी। आपकी कहने पे मैंने डी को लॉक किया है। ओके, गुड जॉब आलोक मीणा, फर्स्ट आंसर कर रहे हो ना। अगला, रचना शिक्षण का उपागम के कितने रूप या भेद है? रचना शिक्षण या उपागम के कितने रूप या भेद है? बताइए कितने भेद है? बता दो गणेश भागीरी। ओके, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर करें आप। अब बताओ मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर, रचना शिक्षण उपागम के कितने रूप या भेद है? कितने भेद है? कितने हैं? जितने यहाँ पर लाइक है उतने। ठीक है, लाइक देख के बता दो। अब इतने कम लाइक क्यों है? थोड़ा सा एक लाइक तो कर दो यार, एक लाइक तो बनता है प्लीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5 आंसर हो जाएगा, डी। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ओके, व्यूज बढ़ गए, 5 से ज्यादा हो गए, है ना? ये मैंने राइट कर दिया इसलिए। लाइक की संख्या ना, व्यूज तो बढ़े हैं, लाइक तो नहीं बढ़ रहे। लाइक नहीं बढ़ रहे भाई, व्यूज भी नहीं बढ़ रहे, वैसे लोएस्ट ही आ रहे हैं ना। न्यू चैनल है ना, प्लीज सपोर्ट दिखाओ ना यार अपना। जी वाला बिल्कुल राइट आंसर। लाइक तो 6 है। लाइक 6 है क्या? मेरे को 5 ही दिख रहे हैं इसीलिए, कि मेरे को 5 ही दिखे ना इसीलिए। किसी ने बढ़ा दिया शायद, नहीं दिख रहा ना। लाइक ना दिखते, लाइक ना दिखते हैं व्यूज, क्योंकि हम आ गए हैं पता नहीं क्यों इस चैनल पे, न्यू बना दिया। ठीक है, भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। कौन सा उपयुक्त तरीका है? लिखित परीक्षाएं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मौखिक वार्तालाप, ये सभी। प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मेरे भी 22 के हैं, कम है। हाँ जी, ओके, कोई नहीं कोई नहीं, आपको कम लग रहा है, ठीक है, कोई नहीं। फिर हम क्या बोले? हम तो कहीं दिख ही नहीं रहे, ऐसा बोले फिर। बताओ भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। हम पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए व्यूज कम आ रहे हैं। हम कुछ और कर रहे होते हैं, यहाँ पे एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं, यहाँ पे आपको एंटरटेन कर रहे होते, तो व्यूज आते हैं ना यहाँ पे। क्यों नहीं आते? आते हैं, बट हम ये नहीं कर रहे ना, हम सोचे थोड़ा भला कर दे हम। बताओ यहाँ पर क्या आंसर होगा? अभिव्यक्ति वर्ड को ध्यान से देखना, क्या आंसर हो जाएगा? मौखिक, मौखिक वार्तालाप। भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है मौखिक वार्तालाप, कि आप कैसी अभिव्यक्ति कर सकते हो, कितना बोल सकते हो, कितना, ये सब परीक्षण करने के लिए क्या मौखिक वार्तालाप होना चाहिए ना। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। तो ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीबीएसई के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन में प्राथमिक स्तर पर का कुल भारांकन कितना होगा? कितना भारांकन होगा S2 में? बताओ S2 में कितना भारांकन होता है? बताओ 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 बताओ। अरे यार व्यूज मत बड़ा खटाओ यहाँ पे, बताओ बताओ बताओ। ऑप्शन है 10%, ऑप्शन है 20%, तीसरा है 30%, 40%। ऑप्शन तो है ना यार, ऐसे कर रहे हो, आंसर नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ऑप्शन है आपके पास तो बताओ प्लीज, इसका आंसर तो बताओ।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40%। कितना? 40%। ओके, आगे चलते हैं। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए, किसी भी पाठ के लेसन के आरंभ में क्या होना चाहिए? उसकी प्रस्तावना, पाठ का सार, अभ्यास, या फिर ये सभी क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग में, चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए? हाँ जी, अभी आंसर आया है, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट। अभी इसका आंसर बता दो मेरे को, क्या होगा? चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए? प्रस्तावना, पाठ का सार, अभ्यास, या फिर ये सभी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बता दो, बता दो, जिसको नहीं पता ना तो फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला। हाँ, आलोक मीना ने फर्स्ट वाला किया, ओके। गणेश पारगी डी। ओके, और किसी का आंसर? तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है ना, वो होगा प्रस्तावना। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या होती है? उसके बारे में रूपरेखा, प्रस्तावना बताई जाती है। फिर ये जो पाठ का सार है ना, पाठ का सार तो एंड लास्ट में आता है ना, और अभ्यास भी तो लास्ट में ही आता है। तो ये सभी तो नहीं हो सकता, तो कैसे होगा? प्रस्तावना ही होगा। क्या होगा? प्रस्तावना। क्या हो जाएगी? प्रस्तावना। चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या होनी चाहिए? प्रस्तावना। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? व्याकरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि बतानी है आपको। खंडान्वय विधि, व्यक्तिरेख विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सो जो जुड़ा होता है उसको तो पता है कौन सी विधि है व्याकरण की। मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? कौन सी विधि है? बताइए 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 बताइए। और जो पढ़ रहा है स्टूडेंट उसको भी पता है ना। बताओ, खंडान्वय विधि, व्यक्तिरेख विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगी? बी वाला ऑप्शन, व्यक्तिरेख विधि। कर दो टिक, ठीक है, यही राइट हो जाएगा। ओके, आपकी रजामंदी चाहिए ना, तभी करें हम तो टिक। रजामंदी तो दीजिए। जी, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जेके टॉट विधि का प्रयोग किया जाता है कौन से कौशल की शिक्षा देने में किया? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा सुलटा, उसकी भाषा को समझने का ट्राई करना कि जेके टॉट विधि का प्रयोग कौन से कौशल की शिक्षा देने में किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? जाता है। उस जाता है को भूल जाओ, यहाँ पे बिठा दो इसको। ठीक है, बताना है आपको जेके टॉट विधि का प्रयोग कौन से कौशल की शिक्षा देने में किया जाता है। श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, पठन या वाचन कौशल, या लेखन कौशल। किस कौशल में किया जाता है जेके टॉट विधि का प्रयोग? बताओ 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 बताओ, बता दो। क्या हो जाएगा? डी वाला, लेखन कौशल। कौन सा आंसर हो जाएगा? लेखन कौशल। क्या हो जाएगा? लेखन कौशल। ओके, जेके टॉट विधि का प्रयोग कहाँ करोगे? लेखन कौशल में। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना उपचारात्मक शिक्षण के लिए कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो इसका मुख्य लक्ष्य छात्र समाधान करना है कि अधिगम समस्या तथा कठिनाई। अच्छा, छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाइयों का समाधान करना है। प्लीज लैंग्वेज समझो। छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करता है, छात्रों को हीन भावना से बचाता है, ये सभी। बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? कौन सा कथन यहाँ पर आपको सत्य लग रहा है उपचारात्मक शिक्षण विधि के लिए? तो उपचारात्मक शिक्षण विधि मुख्य उद्देश्य छात्र का समाधान करना, ये भी सही है, किसी भी प्रॉब्लम का समाधान करना। छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि भी करता है, छात्रों को हीन भावना से भी बचाता है। तो कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल राइट, आलोक मीना, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। और भी तो आंसर करो। क्या हो जाएगा? द, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ था शायद, इसीलिए प्रॉब्लम हुई है ना। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बिल्कुल। आगे चलते हैं। कलम का पृष्ठ भाग तर्जनी उंगली से कितनी डिग्री के कोण पर झुका होना चाहिए? बताओ कितना झुका होना चाहिए? कितना झुका हुआ होना चाहिए? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर आपने पढ़ा होगा तो आंसर जरूर कीजिए। क्या होना चाहिए? कितना डिग्री होना चाहिए? कितना झुका होना चाहिए? 60 डिग्री। कितना झुका होना चाहिए? 60 डिग्री झुका हुआ होना चाहिए। प्लीज एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करो और एक लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अगर आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सको तो प्लीज जरूर कीजिएगा। आगे चलिए। कौन से लेख से बालकों की श्रवण शक्ति का विकास किया जाता है? कौन से लेख से बालकों की श्रवण शक्ति का विकास होता है? फर्स्ट, सुलेख, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतिलेख। श्रवण शक्ति का विकास होता है। सुनने की शक्ति का विकास किसमें होता है?
सुलेख में, अनुलेख में, प्रतिलेख में या श्रुतिलेख में? श्रुतिलेख करवाते हो। आपको टीचर बताता है क्या, 3 बार बोल के बताएगा। जब आप अच्छे से सुनोगे तभी उसी चीज को लिख पाओगे। तो श्रवण शक्ति का विकास किसके द्वारा होता है? श्रुतिलेख। किसके द्वारा? श्रुतिलेख द्वारा। ओके, आगे चले। भाषा की विशेषता नहीं है, आपको बताना है कि भाषा की विशेषता नहीं। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण के माध्यम से नहीं सीखी जाती है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा का एक मानक रूप होता है। यहाँ पर विशेषता क्या नहीं है भाषा की? तो क्या नहीं है बताओ? ये तो इतना इजी है यार, क्वेश्चन में दिख रहा है नेगेटिव पॉइंट, सामने से दिख रहा है। अभी तो बता दो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखा जाता है। भाई नहीं सीखा जाता है, किसने बोल दिया? तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? बी। भाषा का एक मानक रूप होता है, ये भी सही। भाषा अर्जित संपत्ति, ये भी है, परिवर्तनशील भी है, और भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, ना कि नहीं सीखी जाती है। तो कौन सा ऑप्शन? बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। इट मीन रॉन्ग ऑप्शन, बट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाने वाला है। ठीक है, भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है? भाषा जो है शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है? अनुकरण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, या फिर ये सभी? भाषा कौन सा सिद्धांत है? भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है? भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है बताइए? अनुकरण, रुचि, अभ्यास, ये सभी। बताओ क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन? तो भाषा अनुकरण का सिद्धांत भी है, रुचि का सिद्धांत भी है, अभ्यास का सिद्धांत भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ये सभी। ओके, क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। ओके, आगे चलते हैं। अगला, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या नहीं है? आप मूल्यांकन करते हो, उसके पीछे का उद्देश्य क्या नहीं होता है? छात्रों को सीखने की प्रेरणा देना, शिक्षण में सुधार न करना, शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करना, ये सभी उद्देश्य नहीं है। देखो, छात्रों को सीखने की प्रेरणा देना इज राइट, शिक्षण में सुधार न करना, शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करना, तो देखो ये भी होता है सही, बट जो हमें रोंग कथन देखना, तो शिक्षण में सुधार न करना। भाई शिक्षण में सुधार करने के लिए ही तो टेस्ट लिया जाता है। तो रोंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला, शिक्षण में सुधार न करना। बी इज अ करेक्ट आंसर। आलोक वीणा। ओके, नहीं बताना था ना हमें, है ना, वो ध्यान रखना। हाँ में पूछा गया, नहीं में पूछा गया, वो चीज देखनी है। नेगेटिव पॉइंट पूछा जाए तो नेगेटिव, और जब पॉजिटिव पूछा जाए तो पॉजिटिव आंसर करना आपको। श्रुति बिंब बनने के बाद बालक के मस्तिष्क में उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये कौन से बिंब में आता है? प्रत्यय बनता है। मतलब आपने कोई चीज श्रुति सुनी, वो बिंब बना श्रुति बिंब, फिर उसके बाद आपके मन में कौन सा बिंब बनेगा? सुना, उसका बिंब बना श्रुति बिंब, उसके बाद कौन सा बिंब बनेगा? दृष्टि बिंब, श्रुति बिंब, विचार बिंब, भाव बिंब। सुन लिए, श्रुति बिंब भी बन गया, अब कौन सा बिंब बनाओगे? देखो, मैंने कोई चीज सुनी तो मैंने उस चीज का बिंब बनाया जो मैंने सुनी, उसके बाद मेरे अंदर क्या आएंगे? विचार, और मैं उन विचारों का क्या बनाऊंगी? बिंब। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला, विचार बिंब। ठीक है, कोई चीज सुनने पर श्रुति बिंब बनने के बाद कौन सा बिंब बनेगा? विचार बिंब। ठीक है, आगे चलते हैं। छात्रों में पठन की योग्यता का विकास करना किसका उद्देश्य है? किसका उद्देश्य कि पठन की योग्यता का विकास करना, पठन का विकास हो। पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, कहानी शिक्षण। बताओ किसके द्वारा पठन योग्यता का विकास होगा? अगर आप पद्य पढ़ोगे तो पठन विकास होगा, गद्य पढ़ोगे तो होगा, या व्याकरण की शिक्षा के द्वारा होगा, या कहानी शिक्षण से होगा। पठन का विकास कैसे होगा? जब आप गद्य को पढ़ोगे तो गद्य शिक्षण द्वारा। किसके द्वारा? गद्य शिक्षण द्वारा। गद्य पढ़ाओगे तभी होगा ना पठन योग्यता का विकास। आगे चलते हैं। अगला है, मूल्यांकन का महत्व नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है मूल्यांकन का महत्व नहीं है। मूल्यांकन किया जाता है, उसके पीछे का महत्व क्या नहीं है? छात्रों में अच्छी आदतों का विकास करना, छात्रों की उपलब्धियों की जानकारी, प्रदत्त ज्ञान की सीमा निर्धारित नहीं होती है, ये सभी महत्व नहीं है। नेगेटिव पॉइंट बताना है क्या महत्व नहीं है।
तो देखो छात्रों में अच्छी आदतों का विकास भी होता है, छात्रों की उपलब्धियों की जानकारी भी होती है, पर प्रदत्त ज्ञान की सीमा निर्धारित नहीं होती, ऐसा थोड़ी है, होती है ना निर्धारित, नहीं होती है तो यही तो रॉन्ग है। तो कौन सा ऑप्शन, सी वाला, कौन सा वाला, सी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन का आंसर क्या हो जाने वाला है इस क्वेश्चन का, सी वाला। आगे कौन सा कथन असत्य बताना आपको, यहाँ पर कौन सा कथन जो है असत्य है। निबंध लेखन में चित्र विधि के माध्यम से प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। निबंध लेखन में चित्र विधि के द्वारा माध्यम से प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। रूपरेखा विधि में निबंध की केवल संपूर्ण रूपरेखा दी जाती है। प्रस्तावना के प्रश्न विषय से संबंधित होने चाहिए, ये सभी। कौन सा कथन असत्य है बताओ। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि रूपरेखा विधि में निबंध की केवल संपूर्ण रूपरेखा ही दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एकांकी शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। एकांकी शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, उचित भाव भंगिमाओं द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, छात्रों को मनोरंजन के माध्यम से आनंद मिलता है, मानव जीवन के विविध पहलुओं के बारे में जानकारी देना। तो क्या नहीं होना चाहिए, जो नेगेटिव पॉइंट होगा वही इसका आंसर होगा। क्या हो जाएगा नेगेटिव यहाँ पे, तो नेगेटिव क्या है कि उचित भाव भंगिमाओं द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, वे कर पाते हैं ना, तो इट्स इनकरेक्ट, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो जाने वाला। हमें असत्य बताना था, बता दिया। अगला है, पाठ्य पुस्तकों की विशेषता कौन सी नहीं है। पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या नहीं है बतानी आपको। फर्स्ट, पुस्तकों के चित्र स्पष्ट और रंगीन होने चाहिए, और टंकन व मुद्रण स्पष्ट होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए। पुस्तक की शुरुआत में अनुक्रमणिका होनी चाहिए। पुस्तक का लेखक अनुभवी एवं पारंगत व्यक्ति होना चाहिए। पुस्तक के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन असत्य लग रहा है आपको, तो चित्र स्पष्ट होने चाहिए, चित्र होंगे तभी तो हमें समझ में आएगा, ये भी सही है। टंकन मुद्रण भी होना चाहिए, पर पुस्तक की शुरुआत में अनुक्रमणिका होनी चाहिए, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाने वाला है। आगे देखते हैं, कौन सा कथन जो है असत्य है, यहाँ पे आपको ये बताना। कविता के आदर्श वाचन करने की कोई सीमा नहीं है। आदर्श वाचन के पश्चात बालक अनुकरण वाचन करता है। आदर्श वाचन संपूर्ण कविता का होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे रोंग बताइए, क्या हो जाएगा रोंग। तो भाई कविता के आदर्श वाचन करने की कोई सीमा नहीं है, क्या होती है ना, होती है ना, तो ये सब रोंग आंसर हो जाएगा, यानी कि यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुड आफ्टरनून अमन काटुरु, गुड आफ्टरनून। आगे चलते, अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन प्रमाणीकृत परीक्षण के लिए असत्य है। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट, एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज प्लीज, एक लाइक तो बनता है ना यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, प्लीज। और यार न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आपको जब कंटेंट देखा तो करो एक बार, और प्लीज शेयर जरूर करना। न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट से चलेगा। कार गुरु थोड़ा सा नेम अलग सा है, इंटरेस्टिंग है। आगे जाते हैं, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा कथन प्रभावीकृत परीक्षण के लिए असत्य है। यह अनौपचारिक होता है, यह विश्वसनीय वैध होता है, समय साध्य परीक्षण है, कोई नहीं। तो बताओ नेगेटिव पॉइंट कौन सा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट है वो है यह अनौपचारिक होता है। यह औपचारिक है भाई, अनौपचारिक नहीं है। तो कौन सा रोग है, ये रोग है, और हमें रोग निकालना था, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। नोटिफिकेशन प्लीज इस चैनल की ऑन कर दीजिएगा, ताकि तब जब भी लाइव क्लास हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और प्लीज डेली जुड़ा कीजिए, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक हम आपके सामने ऐसे ही मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन लेकर। ठीक है, अब ये जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे बताना कौन सा कथन असत्य है। रचना शिक्षण के दो पहलू हैं। लिखित रचना में वाद विवाद कहानी आते हैं, मौखिक रचना में वार्तालाप विचार गोष्ठी आते हैं, कोई भी नहीं। बताओ बताओ, लिखित रचना में मैं बताओ 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 आंसर क्या हो जाएगा। मैंने बोल भी दिया, क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हो जाने वाला है लिखित रचना में वाद विवाद कहानी आते हैं। क्यों यार, सिर्फ कहानी वाद विवाद ही थोड़ी आते हैं, बहुत कुछ है आने को। ठीक है, मेरा नाम कुमकुम शर्मा है, ओके, और मैं चित्तौड़गढ़ से बस्सी से हूँ। और आप जब क्वेश्चन पूछोगे तो मैं पहले से आंसर कर रही हूँ आपको।
ठीक है, और इसी के साथ आज की क्लास को हम करेंगे यही विराम। सभी को मेरा धन्यवाद। धन्यवाद। राइटिंग अच्छी नहीं है, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाए तो थैंक्स। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज इस चैनल पे सपोर्ट और दिखाइए, एक लाइक कर दीजिए कीजिए, और क्लास खत्म होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट। एंड अगर आपके मित्र है, सहपाठी है जो पढ़ रहे हैं, तो प्लीज उन्हें उनसे भी शेयर कीजिए, प्लीज उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे, आपसे मिलेंगे कल, ठीक है, नई उमंग के साथ कल मिलेंगे। तो प्लीज नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, ओके। मिलेंगे आपसे कल। आज के लिए बाय बाय, अलविदा।